बात हो रही थी आजकल तो गैमा गैन भी है इलेक्शन की पाकिस्तान में, और बहुत से रूमर्स जो हैं वो भी उठते जा रहे हैं। कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, कोई किसी को, कोई लारकाना का वजीर आजम बन रहा है, कोई लाहौर का बन रहा है, कोई जाती उमरा का बन रहा है। सर ये तासर क्यों है? एक तो इस पे हम बात करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात जो है कि क्या जो ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई है, या जितनी भी ये हमारे मुस्लिम ममालक है, मुस्लिम उम्मा है, इसमें बज़ाहिर जो है 1 महीने को 36 दिन हो गए आज ये गज़ा की जंग, इसराइल और फ़लस्तीन का जो सिलसिला चल रहा है। सर बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है उन पे जूं नहीं रहेंगी। वो इजलास भी है, उसमें किसी किस्म के कोई यहाँ तक के बाइकाट तक नहीं किया प्रोडक्ट का, जो यहूदी प्रोडक्ट होती है उसके बगैर ही वो इजलास जो है खत्म हुआ। किसी की कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिली। क्या कहेंगे सर आप? मैं पहले गज़ा ही की बात करूंगा। जी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो गवर्नमेंट्स हैं इस्लामी मुल्कों की, उनकी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। हम्म। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये देखिए, हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट्स हैं, ज़्यादातर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं हैं, हम्म। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। खलीफा रूल कर रहे हैं या बादशाह रूल कर रहे हैं ज़्यादातर। जी। तो इन लोगों की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन इसराइल के खिलाफ नहीं आया, या ऐसी पॉलिसी नहीं आई। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकली स्ट्रॉन्ग, हम्म। जो कि इंटरनेशनल प्रेशर मस्टर कर सके अगेंस्ट इसराइल। जी। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। बट मैं समझता हूँ इसकी शायद वजह यह भी है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो अवाम है, जी। ये देखिए, जब तक अवाम उठ के अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम्म। प्रोटेस्ट के जरिए या बाकी दूसरे मीन्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए प्रेशराइज अपनी गवर्नमेंट्स को नहीं करेंगे, हम्म। उस वक्त तक ये हुक्मरान जो है ये नहीं हिलेंगे। और हम्म। पर्टिकुलरली जो अरब वर्ल्ड है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उनके हुक्मरान जो है कि अवाम की तरफ से रिएक्शन ना आ जाए किसी चीज़ पे। तो हम्म। चूंकि अभी तक नहीं आया, इसलिए वो इस चीज को मेरे ख्याल में इतना सीरियसली नहीं ले रहे कि फलस्तीनियों की जो प्लाइट है, जो उन पे मुसीबत अभी पड़ी हुई है, जो उस्ताद पड़ी हुई है, उसके लिए वो कोई खातर खा मैयर्स ले, अपने लेवल पे भी, गवर्नमेंट हम्म। लेवल पे भी, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की कोशिश करें। ये वो नहीं कर रहे। जी। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह यह है कि अवाम की तरफ से भी इन हुक्मरानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं डाला जा रहा। हम्म। अब ज़रूरत है कि अवाम जो है वो अपनी हुकूमतों को स्ट्रॉन्ग मैसेज दें, तभी ये ओआईसी जो है ये मूव करेगी और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपनी आवाज़ जो है ज़्यादा मौसर और ताकतवर तरीके से वो रेज कर सकेगी। वगरना आप देखें कि अभी तक यूएसए और वेस्ट जो है, जी। उनकी तरफ से भी कोई खातर खा एफर्ट जो है वो नहीं की जा रही कि इसराइल को बाज रखा जाए, जो कुछ ये नहीं, एट्रोसिटीज लेकिन और ह्यूमन ब्रिटिश है राइट्स वो तो वायलेशन चाहते भी चल रहे हैं। नहीं। अमेरिका तो चाहता भी नहीं अभी वो जंग बंदी नहीं चाह रहा वो अभी। नहीं, अमेरिका जो है, अमेरिका ये बड़ी एक मतलब उम्मीद अफजा बात है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो हैं अवाम की तरफ से हो रहे हैं। हम्म। और इन प्रोटेस्ट में एक और जो हैरतनाक भी और खुशाइंद भी बात है कि जी। इसमें इवन जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इन एट्रोसिटीज को बंद किया जाए। जी बिल्कुल तो दुरुस्त बात। मगरबी ममालिक के अंदर एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो है फलस्तीनियों के हक में पाई जाती है। जी। लेकिन इस चीज़ को जो हमारी जो मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैं, वो इस पे कैपिटलाइज नहीं कर रही। तो जब कैपिटलाइज नहीं करेंगी और वो अमेरिका के या वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में रहेंगी अपने मुफादात के लिए, जी। तो फिर ये फ़लस्तीनी जो है ये बेचारे मतलब मुसीबत में रहेंगे। और आपको पता है इसराइल ने तो कह दिया है कि ये जब हम
अगर जंगबंदी हो भी गई तो हम काफ़ी देर के लिए गज़ा का जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। हम्म। यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे वंस फॉर ऑल ये जो ट्रबल इसराइल को गज़ा से होती है उसको वो ख़त्म कर दें। ख़त्म जी। करने का मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि इनके पास टाइम हो और ये हमास को ख़त्म करें। लेकिन मैं हम्म। ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक मतलब शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है इसराइल की भी, और जिसको कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। जी। मसला ये है कि अगर एक हमास खत्म होगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी, हम्म। क्योंकि जब तक फ़लस्तीनियों के सियासी हकूक़ को, उनके लिए अलहदा गवर्नमेंट के राइट को, उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को तस्लीम नहीं किया जाएगा और उसके सिलसिले में खातर-ख़्वाह इक़दामात नहीं किए जाएँगे, उस वक़्त तक ये यहाँ पे इस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। एक हमास खत्म करेंगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को खत्म करेंगे, तीसरी आ जाएगी, क्योंकि जब लोग अपने हुकूक के लिए एंडेवर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर लोग मरते रहते हैं, शहीद होते रहते हैं, कुर्बानियाँ देते रहते हैं, लेकिन जी। उनकी जगह पे लोग फिर उनको रिप्लेस करके दूसरे लोग आते रहते हैं। इसलिए इज़राइल को और वेस्ट को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस मसले का परमानेंट हल जो है, जो कि फ़लस्तीनियों को भी काबिल कबूल हो, अगर वो नहीं करेंगे, तो ये गज़ा का मसला और इसके नतीजे में इज़राइल के लिए जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, इट हम्म। वुड परसिस्ट, और उसकी वजह से अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर आता रहेगा। अभी आप देखें, अमेरिका को ना सिर्फ फौजी इमदाद करना पड़ी है इज़राइल की, बल्कि बहुत ज़्यादा माली इमदाद भी करना पड़ी है, जो कि बड़ा टैक्सिंग है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी और वेस्ट की इकोनॉमी के लिए भी। हम्म। पर्टिकुलरली वेस्ट की इकोनॉमी में तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन उन मुल्कों को फेस हो रहे हैं। जी। तो वो इसको बहुत लंबे अरसे तक सस्टेन इस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि इसका एक परमानेंट हल जो है इस मसले का, वो किया जाए, और उस हल के लिए इस्लामिक वर्ल्ड को चाहिए कि वो अपनी पूरी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, उनको मोबिलाइज़ करें और अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को प्रेशराइज़ करें डिप्लोमेटिक एफर्ट के ज़रिए, अदरवाइज़ भी दुनिया के डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, हम्म। और उनको कहें कि आप मसले का परमानेंट हल जो है, उसकी तरफ मामलात को लेके चलें, जी। ताकि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो सके। अगर ये ना हुआ तो फिर इन द लॉन्ग रन, अगर मशरिक़ वुस्ता में लोग उठ खड़े होते हैं, फिर ये मुस्लिम ममालिक के अंदर, फिर ये मसला जो है ये बहुत आगे बढ़ जाएगा और फिर ये उस रीजन में जंग की तरफ मसाइल सिचुएशन को लेके जा सकता है। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि इन ममालिक में अवाम नहीं उठ खड़े हो रहे। अगर हम्म। उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला, तो ये जो मुस्लिम ममालिक के सरबराह हैं, अपनी हुकूमतें बचाने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसमें फिर एस्केलेशन भी ज़्यादा होगी और इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी मशरिक़ वुस्ता में कि ये जंग की तरफ भी मामला जा सकता है, एक रीजनल लेवल पे। थैंक यू। हम्म। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर शकील राय साहब की जानब चलते। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि जब तक मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके अंदर अवाम जो है वो इस बात के एहतजाज के लिए बाहर नहीं आते हैं, इनके जितने भी सरबराह जो है वो उनको कोई असर नहीं होगा। और जो हालात हम देखने में आ रहे हैं कि इसराइल आने वाले दिनों में ये एक अलमियाना मुस्लिम वर्ल्ड के लिए हो जाए कि जो गजा जो है वो सकूत गाजा में तब्दील हो जाए। सर, ये जो है बिहेवियर, ये जो इस्लामी सरबराही तंजीम है तावन की, जो भी वो IS बोलते हैं, सर इनकी बेहिसी क्यों है और ये लोग क्यों इसी बेहिसी का और खामोशी का कर रहे हैं? ये इसी बात का वाक़ई जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि अवाम खड़ी हो जाएगी, एहतजाज करेगी, उसके बाद जो है मासूम बच्चों के जो दरिंदगी इसराइल जो है गजा में कर रहा है, उसको बंद किया जाएगा। कैसे समझते हैं आप? जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। तो देखिए, बात ये है कि आप के पास ताकत होनी चाहिए, और ताकत के हुँ। 2 ज़राए हैं, तीसरा भी ऐड कर सकते हैं। हुँ। लेकिन 2 जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इमीडिएट। हुँ। आपके पास इकोनॉमिक पावर हो और आपके हुँ। पास मिलिट्री पावर हो। हुँ।
तब आप अपने को असर्ट कर सकते हैं। हम्म, मुस्लिम उम्मा जो है सो जी कॉल्ड, उसके पास ना तो इकोनॉमिक पावर है, जी ना उसके पास मिलिट्री पावर है कि वो अपना हम्म, वजूद मनवा सके। जी इकोनॉमिक पावर में सिर्फ उनके पास ऑयल है, जो 73 में उन्होंने यूज़ किया था एज़ अ वेपन, और वो सक्सेसफुल भी था। उसी से जो है सारी वेल्थ जो है वो जनरेट हुई अब मिडल ईस्ट में जो है अब। लेकिन अब वो उसको इस्तेमाल करने की पोज़ीशन में नहीं है। हम्म, उनके पास इतना इतना प्रेशर है। सऊदी अरेबिया है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम्म, सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, ईरान, राइट, इज़राइल नहीं है। हम्म, उसके बाद इंटरनली उनको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? सऊदी हम्म, अरेबिया को, यूएई को, इजिप्ट को। हम्म, इट्स नॉट इज़राइल, इट्स हम्म, नॉट अमेरिका, इट्स हम्म, अख़वान और जो पीपल लाइक हमास। हम्म, हमास को ख़त्म करना इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई के इंटरेस्ट में है और वो चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। हम्म, हमास अगर आज तक ज़िंदा है तो उसको नेतन्याहू ने ज़िंदा रखा हुआ है, हम्म, अपने मकसद के लिए कि जी इसको जो है वो ख़त्म ना करने दो, इसको एज़ अ थ्रेट ज़िंदा रखो, अंडर कंट्रोल थोड़ा रखो। वो इस बार आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया वो, ताकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, उसको जो है वो स्कैटल किया जा सके। महमूद अब्बास हैं, उससे पहले आपके यासिर अराफ़ात थे। तो उन दोनों को जो है वो उन्होंने अंडर प्रेशर रखा है, हर तरीके से उनको ख्वार करने की कोशिश की है कि ये अपने आप को मुस्तहकम ना कर सकें। और नेतन्याहू का मुसलसल ये नारा रहा है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं है फ़लस्तीन के लिए, बल्कि फ़लस्तीन को कहते ही अरब कहते हैं कि वहाँ तो बात करने को कोई है ही नहीं है। जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, उनके पास तो है वो करप्शन इतनी है, वो इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ जो है वो आपकी हमास है, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, वो इसराइल को तबाह करना चाहते हैं, तो हम किससे बात करें? असल मसला ये है कि जो इस नेतन्याहू की गवर्नमेंट है, वो 15 साल से है वो प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। वो वो जो है वो जो टू स्टेट ऑप्शन है उसको मानता ही नहीं है। उसने बार-बार कहा है उसने। और अब जिनके साथ उसने मिलके गवर्नमेंट बनाई है, वो तो साफ कहते हैं कि कोई फ़लस्तीनी जो है उसको वहाँ यहाँ उसका वजूद गँवारा ही नहीं है। और गोल्डा मेयर का आपको याद होगा 67 वो वज़ीर-ए-आज़म थी। उसने कहा देयर आर नो पैलेस्टीनियंस। वो उनका जो उनका मुल्क जॉर्डन है, तो जहाँ वहाँ जाके रहें। तो ये तो उनकी सोच है, लेकिन हमारे पास इसका कोई एज़ ए मुस्लिम उम्मा मुस्लिम मुस्लिम ब्लॉक कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। और ये हुकूमतें जो हैं, ये अमेरिका से नहीं डरती, ये इसराइल से नहीं डरती, ये या ईरान ईरान का इनको खतरा है या अंदर जो अपने अवाम से खतरा है इनको। सीसी ने अभी कुछ अर्सा पहले खुद कहा कि आप मुज़ाहिरे करें। मकसद ये नहीं था कि आपको इसराइल पे प्रेशर डालें या अमेरिका पे प्रेशर डालें या हम पे प्रेशर डालें। मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा उनका गुस्सा जो है वो निकल जाए लोगों का। वो एक दफ़ा उन्होंने करने दिया, उसके बाद कोई मुज़ाहरा वहाँ नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया में मुज़ाहरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएई मुज़ाहरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी जो ममालिक जिन्होंने एस्टेब्लिश किए ताल्लुकात, किसी ने अपना सफ़ीर वापस नहीं बुलाया। मुस्लिम ममालिक में से तुर्की ने ये कदम उठाया है, सफ़ीर को बुलाने वाला। बाकी जितने ममालिक हैं, उसमें मेरा नहीं ख़्याल कोई मुस्लिम ममालिक का सारे के सारे जो हैं वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने किया है। तो इसलिए जो ये मुस्लिम कार्ड और मुस्लिम ब्लॉक और ये मुस्लिम उम्मा का जो है, ये ऐसे ही है, इसका कोई वज़न इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इनका वज़न कोई नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए थी इनसे, और जो थोड़ी बहुत थी वो यही थी कि शायद ये अपना जो है ऑयल जो है वो एज़ अ वेपन इस्तेमाल करे। लेकिन उसके लिए जो गट्स चाहिए, जो सिचुएशन चाहिए वो है नहीं। उस वक़्त भी किंग फैसल कर गया और किंग फैसल पेड प्राइस फॉर दैट आल्सो। तो वो अब दोबारा होता नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान है, ये बाकी ममालिक हैं, उनको सबको अपनी पड़ी हुई है। तो इसलिए आई वोंट गिव मच क्रेडेंस और क्रेडिट टू दिस ओआईसी। उन्होंने जो कुछ किया है वो इसी यही कुछ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उनसे तवक्को करनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी फारूक नसीम साहब, आप बातें सुन रहे थे, डॉक्टर साहब की भी, ब्रिगेडियर साहब की भी।
सर ये क्या सूरत हाल है मुस्लिम उम्मा के अंदर, और ख़ास तौर पे जो ये इससे बड़ी तवक्कुआत लगा के जो मुसलमान थे, चूँकि उनका एक बड़ा रूहानी सा रिलेशनशिप है हमारा फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, तो एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस तंज़ीम के जो सरबराही इजलास हुआ है, उसमें से कुछ अच्छे फ़ैसले आएँगे और उनका रवैया जो होगा कुछ टुवर्ड इसराइल सख्त होगा या जैसे जी सर एक डॉक्टर बात मैं कहना चाहता हूँ, वो एक बात जिक्र नहीं हुआ कि ये अरब लीग का और ओआईसी का मुश्तरका इजलास हुआ है। मुश्तरका और इजलास था जी। मुश्तरका इजलास इसलिए हुआ है कि अरब लीग में चंद ममालिक थे जिसमें अलजायर शामिल था, वो ये कह रहे थे कि ऑयल वेपन इस्तेमाल करें, और वहां पर जो है वो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके थे, ये बात हाँ और जी वो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ओआईसी और अरब लीग का इजलास इकट्ठा बुलाया ताकि जी। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन पास हो जाए वाटर डाउन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सर सुन रहे थे आप, ये भी अरब लीग का और उसका दोनों का इजलास इकट्ठा हुआ था, और ये जाकर वेपन जो है तेल का इस्तेमाल करे, यहाँ तक कि उन्होंने ये रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया कि जो प्रोडक्ट है उनका भी बाइकाट कर दिया। यहाँ तक नहीं वो जो कर सकते कि उनके सफारती जो सफीर वगैरह है उनको अपने मुल्कों से निकाले, यहाँ तक नहीं हुआ। सर क्या सूरत है, कैसे देख रहे हैं आप? शुक्रिया खावर साहब और सबको सलाम। आप मुस्लिम उम्मा की तो बात ही ना करें ना। मुस्लिम उम्मा वो है जिनमें जब खिलाफत उस्मानिया जब तोड़ी गई थी एक साजिश के तहत जो है, वो उन्हीं में से जो मुल्क वजूद में आए थे, आज वो ही है। इसराइल है, अरब है या इराक या दूसरे जितने मुल्क हैं, तो उनसे आप तवक्का रखते हैं कि वो जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है कदम उठाएंगे। ये सिर्फ कपड़े झाड़ने की बात है अवाम के सामने। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मतलब कोई इश्ताल या कोई गुस्सा है वो अवाम में पाया जाता है, इन लीडरों में नहीं पाया जाता। आप ये देखिए ना कि शरीफ मक्का जो था हसन बिन अली, वो उसने साजिश में शामिल होकर खिलाफत उस्मानिया की तोड़ दी, जिसमें सऊद शामिल थे। तो आप उनसे तवक्का करते हैं कि वो जो है क्या नाम है वो साथ देंगे। दूसरी बात ये है, हम तज़किया करते हैं, पढ़ते हैं, अपने अपने अंदाज से सोचते हैं। मेरे पिछले दिनों मेरे नज़र से न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल गुजरा, तो वो एक यहूदी थॉमस फ्रेडमैन है, उसने लिखा था। वो ना कोई मतलब यहूदी है, ना वो मुसलमान है, ना कोई अरब ममालिक से उसका ताल्लुक है, ना वो कोई। मैंने उसको कई बार डॉक्टर साहब पढ़ा कि मैं इस नतीजे पे पहुंच सकूं कि वो कहना क्या चाह रहा है अपनी तहरीर में। तो उसका ये था कि वो कहता है कि इसराइल इस वक्त कई महाजों पे जो है शिकस्त खा रहा है। ठीक है ना, एक महाज पे नहीं, कई महाजों पे शिकस्त खा रहा है। आप वो मतलब उसने जब ये लिखा कि आप यरूशलेम पे जब हमने हमला किया या यरूशलेम को कंट्रोल किया, उसके बाद हमने उनकी आबादियां जो बाई मतलब पावर हासिल की यहूदियों ने और या खरीदी गई, वो अपने उसमें शामिल की गई। तो लेकिन उससे हमें फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के आप ये देखें कि फलस्तीनियों पर जो इसराइल तशद्दुद कर रहा है, वो तशद्दुद आज जो है सबसे बड़ी सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। तो आज दुनिया की 90% 80% आबादी, यूरोपियन हो, अमेरिका हो, यहाँ की आवाम, यहाँ के जो प्राइवेट अदारे हैं, यहाँ जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें जो है फलस्तीनी जो है मजलूम बनकर सामने आ रहे हैं। तो ये एक इसराइल के लिए बहुत खतरनाक बात है। वो कहता है कि हमें जो है इस सिमत बढ़ना होगा कि सोशल मीडिया का कोई तोड़, और सोशल मीडिया का तोड़ निकाल नहीं सकते। आज आप चले जाएं, आप यूरोप में पूछ लें, आज ये जैसे हम कहते हैं जी, अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में, यूरोप में लोग एहतजाज करें। वो वजह यही है कि सोशल मीडिया पे वहाँ की इनकी जुल्म और बर्बरीत जो है वाज़ेह तौर पे सामने लोगों के आ रही है। तो लोग जो हैं वो इसराइल के खिलाफ ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इनको वहां पे बात क्यों किया गया। इन एक साजिश के तहत जो है नस्ल कशी की जा रही है फलस्तीनियों की, जो कि असल जो मालिक है वहां के। तो आज आप ये देखें कि वो उस सिमत बढ़ा जा रहा है, और ये अच्छी बात है। हम ये कहते हैं ना जंग फैल जाएगी, लेकिन शुरू में मेरा भी नुक्ता नजर जरा मुख्तलिफ था कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं डॉक्टर वो ब्रिगेडियर नवाजिश नहीं है, मैं उनके इस नुक्ता से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आप ये देखें कि हमास की इस कार्रवाई से जो
दीन इब्राहिमी को दोबारा राइज करने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप इब्राहिम की औलाद में से हैं, ये जो मज़ाहिब है तीनों, तो इनको इकट्ठा किया जाए। इसका आपका दुबई का, सऊदी अरब, इसराइल का, वो मंसूबा जो है मेरा ख्याल 40-50 साल पीछे चले गया। ये मुमकिन है कि वो मंसूबा जो है वो लाएमल में आ ही ना सके। तो ये चीजें हैं, ये बल्कि आप देखें कि अगर आप डॉक्टर साहब, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो सोशल मीडिया ही ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है, ऐसी स्टोरियां सामने आ रहा है कि हम भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमारे इर्द जो लोग रहते हैं, आपको पता है इंसानी हकूक की जो तंजीमें, उनके लिए ये बड़ा तकलीफदेह मरहला है। तो ये आगे चल के देखिएगा कि इंशाअल्लाह, मेरी अपनी सोच है कि इसके नतायज जो है इसराइल के हक में कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे। इसराइल जो है मुआहदे की तरफ जाएगा और अपनी जान छुड़ाएगा और कोशिश करेगा कि मतलब अमन का उनके साथ कोई मुआहदा हो जाए। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर जो लियाकत अली तूर साहब थे, वो कहीं सफर कर रहे हैं रिमोट एरिया में, उनका इंटरनेट सही नहीं है, तो उन्होंने माजरत किया और तमाम दोस्तों को सलाम भेजा उन्होंने। ब्रिगेडियर नवाज साहब अभी 15 मिनट कहते थे मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन आई थिंक ही स्टिल बिजी समवेयर। डॉक्टर साहब की तरह नाश्ता जो उनका भी आज लेट हो गया था। तो थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के सॉरी साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, मैं वो भूल गया। देखिए, इस्लामी का जो कॉन्फ्रेंस ने जो मज़ाहिया बयान दिया है ना, बयान जारी किया कि इसराइल के को हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी जाए। भला अमरीकियों क्यों पाबंदी लगाएगा इसराइल पे असले की, या दूसरे जो ममालिक उसको सप्लाई करते हैं वो कैसे पाबंदी लगाएंगे? कितना मज़ाहिया बयान उनका सामने बयानिया ही आया था। तो ये देखें, ये मैंने मेंशन किया। मैं भी थोड़ा सा इस सिलसिले में कहना चाह रहा हूँ, जी जी, अगर आप इजाजत दें। जी जी, प्लीज प्लीज। देखिए, आल्दो के मुस्लिम ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, और ना ही इसराइल के ऊपर, कि वो एट्रोसिटीज़ बंद करे गजा में। लेकिन ये भी साथ आप देखिए कि अमेरिका डेफिनेटली इज़ माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अगर अमेरिका ने इंडिफरेंस कंटिन्यू किया टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन प्लाइट, तो अरब ममालिक के अंदर और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, बट पर्टिकुलरली अरब ममालिक के अंदर जो मिडल ईस्ट के हैं, जो उनकी यूथ है या उनकी जो अभी नस्ल जवान हो रही है, उसके दिलों में अमेरिका के लिए एक नफरत पैदा होगी और हो रही है। लेकिन वो तो ये खिता जो है, ब्रिटिश हमेशा से ही ऐसा ही है मुस्लिम वर्ल्ड के नहीं अंदर। मैं बताता हूँ। ये खिता जो है ये अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि दुनिया का 90% ऑयल जो सप्लाई होता है वो इसी खिते से होता है। इसके अंदर चाइना जो है वो अपनी इन रोड्स बना रहा है, यानी कि अभी इस पहले अमेरिका अकेला इस खिते में था, उसको मसला नहीं था। अब चाइना भी इसमें इन रोड्स बना रहा है, तो चाइना और अमेरिका के दरमियान में कंपटीशन है। तो ये अगर अमेरिका ने यही रवैया रखा जो रखा, ये अभी शो कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे चाइना को ज्यादा स्पेस मिल जाएगी, जो कि किसी सूरत में अमेरिका को काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा ये जो कुछ हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि जितना भी अभी तक हो चुका है ये इतना डिजास्टर्स है कि मुसलमानों के दिल दुख रहे हैं, अवाम के भी दिल दुख रहे हैं। दुनिया में मुसलमानों के अलावा भी जो लोग हैं, ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देख के वो भी परेशान हो गए कि ये तो इजरायली जेनोसाइड कर रहे हैं, और ये कहाँ तक मामला पहुंचेगा। बट इसमें एक और चीज जो हमें देखनी चाहिए, इजराइल बहुत लंबे अरसे के लिए इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल के पास वो वेर विदाल, वो रिसोर्सेज नहीं है कि इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सके। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि इजराइल को गजा के अंदर जाके, आबादियों के अंदर जाके लड़ना पड़ेगा। वो तो उसके लिए जितनी रिसोर्सेज और जितनी फोर्स चाहिए वो इजराइल के पास नहीं है। लिहाजा ये मुझे लगता है कि ये सेटल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जोर भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम ममालिक की गवर्नमेंट जो है वो नहीं लगा रही। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ बताएं। आप
आपकी एक मैं बुक देख रहा था का वार इन द मेकिंग, वो आपने किताब लिखी है, कुछ हमें उस किताब के मुताल्लिक बताना पसंद करेंगे? एक ही वो आपने किताब लिखी है या एक से ज्यादा के आप मुसन्निफ? मैंने फिलहाल तो एक ही लिखी है और जी। 2 किताबें जो है उन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो बुक है मेरी, ये प्राइमरीली 2 चीज़ों से रिलेट करती है। एक तो चाइना और यूएसए का जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इस वक़्त चल रहा है, जी। वो और इसका इम्पैक्ट जो है साउथ एशिया पे क्या होगा और साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए। अच्छा। इसमें जो मेरी रिसर्च है, ये 3 साल की रिसर्च के बाद मैंने बुक लिखी है। जी। इसमें मेरा ये कंक्लूजन है कि अभी जो चाइना और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो रहा है, ये टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है, ये अमेरिकन्स ने ही इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा। तो ये कंपटीशन जो है, ये एक दूसरे को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली सिर्फ डोमिनेट करने की नहीं है। हम्म। ये जो कंपटीशन है, ये है 21st सेंचुरी में दुनिया का लीडर कौन होगा, अमेरिका होगा या चाइना होगा। अच्छा। ये ये कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन के अंदर आप देखिए, पहले जो कोल्ड वार हुई है, लोग कहते हैं ये कोल्ड वार हो जाएगी, जंग नहीं होगी, ऐसी बात हम्म। नहीं है। हम्म। मेरी ओपिनियन ये है, मेरी रिसर्च ये कहती है। कोल्ड वार में ये था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे, ये दुनिया के 2 पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे थे। हम्म। सोवियत यूनियन जिनको कंट्रोल